तो कल अपन बात कर रहे थे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे पहले जो एक क्लासिफिकेशन दिया वो एडवर्ड स्वेस ने दिया, और उन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी 3 परतों से बनी हुई है, सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है, यद्यपि उनकी थ्योरी काफ़ी लंबी चौड़ी थी, लेकिन अब आजकल वो इतनी एग्जैक्टली मान्य नहीं है, तो इसलिए हम केवल नाम याद रखेंगे कि फर्स्ट लेयर सियाल कहलाई, सेकेंड लेयर साइमा कहलाई, थर्ड लेयर नीफे कहलाई। ठीक है, अब जो रिसेंट व्यू है वो भूकंप की तरंगों पर आधारित है, और उसके आधार पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा, क्रस्ट, मेंटल और कोर। लिखवा देते हैं यहाँ तक। अब फर्स्ट लेयर पे नाम लिखो क्रस्ट लेयर, पहली परत क्रस्ट परत। तो इसके लिए लिखो क्रस्ट के लिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट परत कहलाती है। सबसे ऊपरी परत क्रस्ट परत कहलाती है, जिसकी औसत मोटाई 30 से 35 किलोमीटर मानी जाती है। जिसकी औसत मोटाई 30 से 35 किलोमीटर 30 से 35 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, देखो इस परत को रासायनिक संरचना के आधार पर 2 उप परतों में बांटा जाता है। 2 उप परतों में बांटा जाता है। किसके आधार पर? रासायनिक संरचना, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। हम इसको 2 सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं, उप परतों में, सब लेयर्स, उप परत, 2 उप परतों में बांटा जाता है। नंबर फर्स्ट ऊपरी क्रस्ट परत, अपर क्रस्ट कहते हैं इसको, ऊपरी क्रस्ट परत, अपर क्रस्ट लेयर। और दूसरी है निचली क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, निचली क्रस्ट। ठीक है, तो अपन ने इसको 2 बांट दिया। किसके आधार पर? उनकी संरचनाएं अलग अलग हैं। क्रस्ट नाम तो एक है, लेकिन अपर क्रस्ट की संरचना अलग है, लोअर क्रस्ट की अलग है। तो फर्स्ट नंबर डाल के लिखो ऊपरी क्रस्ट परत, फर्स्ट अपर क्रस्ट लेयर, ऊपरी क्रस्ट परत। तो इसमें लिखो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसकी औसत मोटाई 20 से 25 किलोमीटर होती है। औसत मोटाई 20 से 25 किलोमीटर होती है। इस परत का औसत घनत्व 2.7 से 2.9 GMCC होता है। 2.7 से 2.9 GMCC होता है। ये इसकी एवरेज डेंसिटी है। ठीक है, GMCC मतलब ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, अर्थात लिखो, अर्थात यह परत पृथ्वी की सबसे हल्की परत है। अर्थात यह परत पृथ्वी की सबसे हल्की परत है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे लाइटर वेट है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी सबसे कम है। ठीक है, देखो इस परत का निर्माण
इस परत का निर्माण ग्रेनाइट, हाँ, ग्रेनाइट नामक आग्नेय चट्टानों, ग्रेनाइट नामक आग्नेय चट्टानों से होता है। ग्रेनाइट को अंडरलाइन कर देना। यहाँ पे एक शब्द लिया आपने, ग्रेनाइट इग्निशियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। आग्नेय का मतलब, चट्टानें तीन तरह की होती हैं, जितनी भी चट्टानें देखते हैं, देखिए आपने चट्टानें कभी या नहीं देखी? देखिए ना, जो भी पत्थर उठाया हाथ में वो चट्टान का एक पार्ट था। तो चट्टान जो है उसका एक सबसे पहला फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं आग्नेय, इग्निशियस। आग्नेय का मतलब होता है अग्नि से उत्पन्न। अब अग्नि से कैसे उत्पन्न हुई कोई चट्टान? कि जो गर्म मैग्मा था वो बिल्कुल रेड कलर का होता है, आग की तरह दिखता है। वो जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा तो उसके सॉलिड होने से जो रॉक बनेगी वो क्या कहलाएगी? आग्नेय। तो हमारी पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा जो चट्टानें हैं वो आग्नेय है। तो उस चट्टान की एक टाइप है जिसका नाम क्या रखा गया? ग्रेनाइट। तो आपको याद रखना है कि अपर क्रस्ट या ऊपरी क्रस्ट, जिस जो परत जिस चट्टान से बनती है उस चट्टान का नाम क्या है? ठीक है। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि ग्रेनाइट चट्टानें घनत्व में सबसे हल्की होती। क्यों? क्योंकि इनका घनत्व कितना है? चाहे परत का नाम ले दो चाहे उससे बनी हुई चट्टान, चीज़ तो एक ही होगी। समझ में आ गया? अब इसमें लिखो आगे, ग्रेनाइट चट्टानों में, ग्रेनाइट चट्टानों में सिलिका तथा एल्यूमिनियम तत्वों की, खनिज नहीं है ये, तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, तत्वों की अधिकता पाई जाती है। सिलिका और एल्यूमिनियम को अंडरलाइन कर लेना। इसका मतलब है ग्रेनाइट, और जो बेसिकली मेन कंपोनेंट है ग्रेनाइट के वो क्या है? एक तो है सिलिका और एक है एल्यूमिनियम। ठीक है, देखो इसी कारण इस परत को सियाल परत के नाम से भी जाना जाता है। SIAL, सियाल। सियाल परत के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अपर क्रस्ट जो लेयर है उसको सियाल लेयर भी कहेंगे, और सियाल लेयर ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। ग्रेनाइट में क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम सबसे प्रमुख तत्व हैं तो इसलिए हम इसको सियाल कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो लिखो कि इस परत से समस्त महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। समस्त महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। इसको अंडरलाइन कर लेना। समस्त महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, कितने हैं कॉन्टिनेंट? 18 है, 19 हैं? 7 ही हैं क्या अभी तक? चलो हम भी पढ़ते तब भी 7 ही थे, है ना? तो टूटे नहीं मतलब आगे। तो 7 जो कॉन्टिनेंट बने हैं आपके, उनमें मेन डोमिनेंट रॉक कौन सी है? ग्रेनाइट। तो आपसे अगर कोई पूछे कि महाद्वीप कौन सी चट्टानों से बनते हैं मुख्य रूप से? ग्रेनाइट चट्टानों से बनते हैं। किस परत से बने हैं? सियाल परत से या ऊपरी क्रस्ट। ये चीज़ बिल्कुल आपको कंठस्थ रखनी, क्योंकि सारी ज्योग्राफी आपकी इस पर डिपेंड करेगी। आगे जो पढ़ेंगे ना आप, वो सब चीज़ें, ज्योग्राफी में बस एक चीज़ है, मैथ्स है, नीचे वाली अगर चीज़ें याद है तो आगे की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, वरना रटना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी लेयर लिखो, नंबर 2, निचली क्रस्ट परत। निचली क्रस्ट परत। अब देखो क्रस्ट की अपन ने टोटल मोटाई कितनी मानी थी? 35 किलोमीटर।
30 से 35। अब उसमें से 20 से 25 किलोमीटर तो आ गई ऊपरी क्रस्ट, तो बची कितनी? 10 किलोमीटर, है ना? तो लिखो आप कि इस परत की मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक होती है। 5 से 10 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, इस परत का घनत्व 2.9 से 3 GMCC तक होता है। इसको 3.5 कर लो, 3.5 GMCC, 3.5 GMCC तक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये परत पहले वाली परत से भारी है, कह सकते हैं ना? तो लिखो अर्थात यह परत ऊपरी क्रस्ट परत से अधिक भारी है। अर्थात यह परत ऊपरी क्रस्ट परत से अधिक भारी है। क्योंकि इस परत का निर्माण बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से होता है। बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से होता है। अंडरलाइन कर लेना बेसाल्ट को। इन चट्टानों में सिलिका और मैग्नीशियम जैसे भारी तत्वों की अधिकता होती है। मैग्नीशियम जैसे भारी तत्वों की अधिकता होती है। तो पहले वाली के अंदर एल्यूमिनियम था, वो एक हल्का तत्व था। दूसरी वाली में मैग्नीशियम है जो उससे अपेक्षा भारी है, तो अपने आप डेंसिटी भी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, लिखो इस परत से समस्त महासागरों की तली होती ना, फर्श, तली का निर्माण हुआ है। महासागरीय तली, तो तल होता है ना, तल, तो महासागरीय सी फ्लोर या महासागरीय तली का निर्माण हुआ है। अब इसका मतलब ये हो गया कि महाद्वीप तो बन रहे हैं ग्रेनाइट चट्टान से और महासागर बने हैं बेसाल्ट चट्टान से। समझ आ गया? मैं ये कह सकता हूँ महाद्वीप हल्के होते हैं, महासागर भारी होते हैं। क्यों होते हैं भारी? क्योंकि वो अधिक घनत्व वाली चट्टानों से बने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उनके ऊपर पानी भरा हुआ इसलिए भारी हैं। समझ आ गया? तो ये क्रस्ट के दो पार्ट होंगे। अब इसमें क्या है कि जब हम इसका डायग्राम देखते हैं, हैं जी, क्या हुआ? ये क्रस्ट है आपकी। अब जनरली अपन क्या करते हैं कि जब अपन इसको देखते हैं तो अपन एक निशान बना लेते हैं। इसको लिख देते हैं ऊपरी क्रस्ट, और ये कहलाती है
ठीक है, सही है। अब ये डायग्राम बनाने में जितना सही लगता है उतना ही गलत है। अब कैसे गलत हुआ ये? ऊपरी क्रस्ट क्या है? महाद्वीप। तो इसका मतलब ऊपरी क्रस्ट पे जितने महाद्वीप हैं वो सारे हैं, और निचली क्रस्ट पे क्या है? महासागर। इस डायग्राम के हिसाब से तो यूँ लगता है कि जैसे अगर मैं महाद्वीप को खोदूँ तो नीचे से महासागर निकल आएगा, यही दिख रहा है ना इसके हिसाब से। तो इसलिए ये गलत है। हम ऊपर नीचे में कंफ्यूज करते हैं। वास्तव में इसका डायग्राम कैसे होगा? इसका मतलब ये है कि क्रस्ट परत एक ही रहेगी। जहाँ ऊपरी क्रस्ट होगी वहाँ निचली नहीं होगी, जहाँ निचली होगी वहाँ ऊपरी क्रस्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब यूँ होगी। अब ये ऊपरी क्रस्ट यानी महाद्वीप, ये यानी महासागर। हाँ, अब ये बनाओ। बन गया? अब देखो, हमने इसको ऊपरी और निचली किस सेंस में कहा है? जो मोटी परत थी 20 से 25 किलोमीटर, उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, और जो पतली परत थी उस वो नीचे होगी। जैसे अपने इस रूम में ये टेबल्स हैं, इनको तो अपन मान लो ऊपरी क्रस्ट और फर्श को मान लो निचली क्रस्ट। तो ये ऊपर नीचे यूँ है, यूँ नहीं एक दूसरे के ऊपर नीचे। अब क्या हुआ? जब पृथ्वी पर, इसका मतलब पूरी पृथ्वी पर यही है, ऊपर फिर नीचे। अब जब पृथ्वी पे वर्षा आरंभ हुई जीवन से पहले, तो वो वर्षा महाद्वीपों महासागरों पे समान रूप से हुई। अब महाद्वीपों का सारा पानी लुढ़क के किधर आया? नीचे वाले स्थानों पे। तो इन पे जब आया तो करोड़ों सालों तक जब ये पानी आता रहा तो इस पे क्या हो गया? महाद्वीपों के समान यहाँ तक पानी भर गया। और हमने इस सतह को, जो पृथ्वी का हिस्सा था, हमने इसको नाम दे दिया महासागर। तो अब महासागर में पानी भरने से उसकी जो फ्लोर थी वो नीचे रह गई,
हमको ऊपर से पानी दिखता है। हकीकत में ये हिस्से दो हैं। अब जैसे यहाँ आपने पानी भरेगा तो नीचे बढ़ जाएगा, ये टेबल ऊपर ही जाएंगे। तो सेम वैसे ही पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर बन गए, जबकि वास्तव में दोनों ही क्या है, पृथ्वी की तली है। अगर महासागरों में सारा पानी निकाल दूँ तो नीचे की फ्लोर आ जाएगी उनकी। बस उसमें अंतर क्या होगा कि महासागर की तली जो है वो बेसाल चट्टानों से बन रही है और महाद्वीप जो है वो ग्रेनाइट चट्टानों से। समझ आ गया? तो इसलिए कभी भी जो पहला डायग्राम था उसके हिसाब से दिमाग में नहीं रखना है कि ऊपरी की तो महासागर, उस महाद्वीप उसके नीचे में। हमने ऊपर और नीचे, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ऊंचाई और नीचाई के हिसाब से नाम बोले हैं, ना कि ऊपर और नीचे एग्जैक्टली। समझ आ गया? इसीलिए हम एक नाम सुनते हैं उच्चावच। रिलीफ। आपसे पूछा था उच्चावच का मतलब क्या है? तो उच्चावच का मतलब होता है पृथ्वी की सतह पर जितने भी ऊंचे नीचे भाग हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, सब कुछ जो कुछ भी है, उन सबको कलेक्टिवली एक वर्ड में अगर हम बोलें तो उनको हम कहते हैं उच्चावच। और उच्चावच जो होते हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तीन उसके वर्ग होते हैं। पहला होता है प्रथम श्रेणी के उच्चावच, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स, जो सबसे ऊंचे हों, जो सबसे बड़े हों, उनको हम किस में रखते हैं? फर्स्ट ऑर्डर में। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में केवल दो ही आते हैं, एक महाद्वीप और एक महासागर, दूसरा तीसरा कोई आता ही नहीं। इसका मतलब जो सबसे ऊंचे भाग थे पृथ्वी के वो महाद्वीप कहलाए और जो नीचे भाग थे वो महासागर। फिर सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर में क्या आता है? पर्वत, पठार, मैदान, जो महासागर और महाद्वीप के जो भाग हैं उनके ऊपर जो मौजूद हैं उच्चावच। जैसे महाद्वीप पर जो पहाड़ियाँ हैं, जो पठार हैं, जो मैदान हैं, वो क्या कहलाएंगे? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। तो हमने महाद्वीप और महासागर को फर्स्ट ऑर्डर में काउंट किया है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले यही वर्ग दिखाई पड़ता है कि जो भाग ऊंचे थे वो महाद्वीप हो गए, जो भाग नीचे थे वो महासागर। ठीक है? तो महाद्वीप और महासागर में अंतर ये नहीं है कि महाद्वीप और महाद्वीप पे पानी नहीं होता, महासागर पे पानी होता है। अंतर ये है, महाद्वीप हल्की चट्टानों से बन रहे हैं, उनकी तली मोटी होती है। महासागर भारी चट्टानों से बनते हैं, उनकी तली पतली होती है। देख रहे हैं ना कितना डिफरेंस है? ये ब्लैक वाली ये 5 किलोमीटर तक है, रही है 20 से 25 किलोमीटर। समझ आ गया? क्लियर है? चलो अब इसमें नीचे नोट डाल के लिखो, मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता, इसको होते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी कहते हैं इसको, मोह असंबद्धता। तो आप लिखो कि क्रस्ट तथा मेंटल परतों के मध्य, क्रस्ट तथा मेंटल परतों के मध्य एक मेंटल परतों के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है। एक संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है जिसकी मोटाई, संक्रमण ट्रांजिशनल जोन होती हैं, संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है जिसकी मोटाई 2 से 3 किलोमीटर होती है। इस क्षेत्र की खोज मोहरोविसिक नामक विद्वान द्वारा की गई थी। मोहरोविसिक नामक विद्वान द्वारा की गई थी। अतः इसे मोह असंबद्धता कहा जाता है।
मोह असंबद्धता कहा जाता है। देखिए क्या होता है, प्रकृति में जब भी दो अलग अलग नेचर की चीज़ें मिलती हैं तो वो कभी आपस में मिल नहीं पाती, तो उनको सेपरेट करने के लिए एक क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र को हम कहते हैं संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशनल जोन, जिसमें दोनों की विशेषताएं शामिल होती है, लेकिन वो उन दोनों को सेपरेटली अलग कर देता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लें कि पृथ्वी पर विषुवत रेखा के आसपास सबसे सघन वन होते हैं, जिनको अपन कहते हैं सदाबहार वन, सुना है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाते हैं। वो विश्व के सबसे घने होते हैं, इतने घने होते हैं कि उसमें सूर्य की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंच पाती, तो दिन में भी अंधेरा रहता है। तो नीचे दलदल वगैरह सारे, क्योंकि जब अंधेरा रहेगा तो नीचे दलदल रहेगा, क्योंकि पानी सूखेगा ही नहीं। तो वो जो घने वन होते हैं उनके जस्ट बाद में आता है डेजर्ट, मरुस्थल, फिर मरुस्थल के बाद में आता है आपके पतझड़ वन। ठीक है, तो ये वनों का एक जोन होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप घने जंगल में जा रहे हैं और अभी तो घना जंगल चल रहा था, जैसे एक कदम बाहर निकाला और बाहर मरुस्थल आ गया, बल्कि क्या होगा कि जंगल धीरे धीरे कम होगा, ठीक है, और मरुस्थल धीरे धीरे स्टार्ट होगा। इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशनल जोन आएगी उसको हम कहते हैं घास के मैदान, कि पेड़ धीरे धीरे घास में कन्वर्ट होंगे, फिर घास धीरे धीरे खत्म होती होती रेत आएगी, फिर डेजर्ट चालू होगा। तो हकीकत में मरुस्थल और वनों के बीच की संक्रमण क्षेत्र क्या हो गया, घास के मैदान। तो इसलिए हमेशा इन दोनों के बीच में आपको घास के मैदान मिलेंगे। ऐसे ही वायुमंडल में जो नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपने देखा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर की समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ऐसे लेयर्स होती हैं। अब उन लेयर्स के बीच में जोन होते हैं जिनको कहते हैं क्षोभ सीमा, समताप सीमा। तो ये क्षेत्र क्या है, संक्रमण होते हैं, मोटाई इनकी 2-3 किलोमीटर होती है। तो पृथ्वी में भी जब परतें अलग अलग होंगी तो उनके बीच में भी क्या होगा, एक संक्रमण क्षेत्र मौजूद होंगे। तो यहाँ पे अपन ने जो ये लाइन बनाई है क्रस्ट की और मेंटल के बीच की, ये कह दिया ये तो क्रस्ट परत और ये हो गई मेंटल परत। तो मेंटल और क्रस्ट के बीच में ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन क्या है, संक्रमण क्षेत्र है। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि मोह संबद्धता कहाँ पाई जाती है, तो पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। पृथ्वी में अंदर कहाँ पाई जाती है, तो क्रस्ट वो इस परत को और इस परत को अलग करती। तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी इस लाइन पे डाल के और यहाँ लिखना है मोह असंबद्धता। ये लाइन है, जो नीचे की लाइन आपने खींच रखी ना, वो है मोह डिसकंटिन्यूटी। तो इसका मतलब मोह जो परत है वो किन दो परतों को अलग करती है, क्रस्ट को और मेंटल को। अब चाहे क्रस्ट में महासागर हो और चाहे क्रस्ट में महाद्वीप हो, ठीक है, दोनों में से किसी को भी, जहाँ यहाँ महासागर है तो यहाँ पे मोह है, सब जगह मोह डिसकंटिन्यूटी है। और जिसकी मोटाई कितनी है, 2 से 3 किलोमीटर केवल। समझ आ गया। अब नेक्स्ट लेयर लिखो, मेंटल परत। मेंटल परत संक्रमण क्षेत्र लिखो, तो लिख लो आप नोट डाल के अलग से, संक्रमण क्षेत्र। तो लिखो प्रकृति में दो विभिन्न स्वभाव के प्रदेशों, प्रकृति में दो विभिन्न स्वभाव के प्रदेशों को अलग करने वाले, दो विभिन्न स्वभाव के प्रदेशों को अलग करने वाले छोटे क्षेत्रों को संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। अलग करने वाले छोटे क्षेत्रों को संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये संक्रमण क्षेत्र आपको हर जगह मिलेंगे जहाँ भी दो स्वभाव अलग अलग होंगे। जैसे आजकल एक नया शब्द आया है
उसको अपन कहते हैं सबर्ब, बहुत ज़्यादा पॉपुलर शब्द हो रहा है इसको, उपनगरीय क्षेत्र। तो उपनगरीय क्षेत्र कौन से हो गए? जो नगर के पास के हैं, लेकिन वो किसको अलग कर रहे हैं? नगर को और गांव को। जब जैसे जयपुर शहर है, अब इसके बाहर की जो कॉलोनी है वो सारी उपनगरीय कॉलोनियाँ हैं। वो किसको अलग कर रही है? उधर गाँवों को और इधर शहर को। उनमें दोनों मिक्सचर मिलेंगे आपको। गांव की तरह वहाँ पास में खेत भी मिलेगा, भैंसें भी मिलेंगी, गांव का परिदृश्य मिलेगा, साथ ही साथ नए तरह के मकान मिलेंगे, लोग नौकरी पेशा वाले मिलेंगे। तो दोनों की विशेषताएं मिक्स हो गई। तो इस तरह के ये क्षेत्र भी क्या हो गए? ट्रांजिशनल जोन हो गए। किसके बीच में? नगर और गांव। तो हर जगह जहाँ दो भिन्नता वाले नगर चीज़ें होंगी, उनके बीच में निश्चित रूप से एक क्षेत्र होगा जो दोनों को अलग करेगा। तो पृथ्वी के अंदर जो परतें हैं, उनके बीच के जो क्षेत्र हैं, उनको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धताएं। जिसमें पहली असंबद्धता का नाम क्या है? मोह, जो क्रस्ट और मेंटल परत को अलग करती है। समझ आ गया? अब दूसरी है मेंटल परत, मेंटल लेयर, मेंटल परत। दूसरी परत है मेंटल। इसमें लिखो पृथ्वी की सबसे मध्यवर्ती परत, सबसे मध्यवर्ती परत, जो कि क्रस्ट तथा कोर परतों के मध्य अवस्थित है, जो कि क्रस्ट तथा कोर 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 परतों के मध्य अवस्थित है। ये आपकी मिडिल लेयर है। ये वाली जो लेयर है इसका नाम है कोर, ये है क्रस्ट, तो इसके बीच की ये कौन सी हो गई? मेंटल। तो दोनों के बीच की ये मध्यवर्ती परत है। ठीक है, देखो यह परत, यह परत पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से 35 किलोमीटर की गहराई से आरंभ होकर 35 किलोमीटर की, किलोमीटर, किलोग्राम नहीं, 35 किलोमीटर की गहराई से आरंभ होकर कहाँ तक? 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। हाँ, कि जो क्रस्ट की जो एवरेज मोटाई थी ना, तो हम, हाँ, अपन लोग यहाँ हैं, तो अपन यहाँ से यहाँ तक तो हो गए क्रस्ट। अब ये 35 किलोमीटर हो गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेंटल है। तो 35 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक आपको जो परत मिलेगी उसको अपन क्या नाम देंगे? मेंटल परत। ठीक है, देखो इस परत का औसत घनत्व, औसत घनत्व 3.5 से 8.5 के मध्य रहता है। 3.5 से 8.5 के मध्य रहता है। इसका मतलब कि यहाँ पे क्रस्ट के पास में इसकी घनत्व 3.5, जैसे जैसे गहराई पर जाएंगे घनत्व बढ़ेगा, और कोर की सीमा तक इसकी घनत्व हो जाएगा 8.5। क्यों? क्योंकि परतों की मोटाई बढ़ने से चट्टान का घनत्व भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे मोटाई बढ़ेगी वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, देखो इस परत का निर्माण, इस परत का निर्माण पेरिडोटाइट, आग्नेय, पेरिडोटाइट आग्नेय चट्टानों से होता है। इन चट्टानों में, इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा कम, सिलिका की मात्रा कम
जबकि मैग्नीशियम तथा लौह तत्व की अधिकता हो जाती है। जबकि मैग्नीशियम तथा लौह तत्वों की अधिकता हो जाती है। तो अब सिलिका जिससे मिट्टी बनती है वो तो कम हो गई, जो सबसे हल्की होती है, और इसकी जगह मैग्नीशियम और आयरन एलिमेंट्स आ गए, तो जिससे इसका घनत्व और बढ़ने लग गया। तो इसलिए आपसे बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि मेंटल परतों की चट्टानों में सबसे प्रधानता किसकी होती है, तो मैग्नीशियम की होती है। दूसरे नंबर पे लोहे की होती है, फेरस की होती है, और सिलिका कम हो जाता है। समझ आ गया? आगे लिखो। इस परत को मोटे रूप से दो भागों में बांटा जाता है। मोटे रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहली ऊपरी मेंटल परत, ऊपरी मेंटल परत, और दूसरी निचली मेंटल परत। तो पहले लिखो नंबर फर्स्ट ऊपरी मेंटल परत। देखो यह परत 35 किलोमीटर की गहराई से आरंभ होकर, यह परत 35 किलोमीटर की गहराई से आरंभ होकर 1000 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। 1000 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ तक ये जो हिस्सा है ये कहलाता है अपर मेंटल। ठीक है, जो 3500 से स्टार्ट हो रहा है 1000 तक जा रहा है। इसमें लिखो आगे। इस परत में 100 किलोमीटर की गहराई से 400 किलोमीटर की गहराई के मध्य का क्षेत्र, 400 किलोमीटर की गहराई के मध्य का क्षेत्र दुर्बल मंडल अथवा एस्थेनोस्फीयर, दुर्बल मंडल अथवा एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन कर लेना इसको, नाम को। दुर्बल मंडल अथवा एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। यह भाग आंशिक द्रव्य अवस्था की विशेषता धारण करता है। आंशिक द्रव्य अवस्था की विशेषता धारण करता है। जिसकी तुलना अत्यधिक गर्म किए हुए प्लास्टिक से की जा सकती है। तुलना अत्यधिक गर्म किए हुए प्लास्टिक से की जा सकती है। कि जैसे प्लास्टिक की बोतल वगैरह डब्बे होते हैं जिनको हम बहुत गर्म कर देते हैं तो वो बस पिघलने के करीब आ जाते हैं। ठीक है, अगर और ज़्यादा टेम्परेचर तो पिघल जाएंगे।
तो वैसे फिर ये कैसे हो जाते हैं, वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लचीले। तो वैसे ही इसके अंदर 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की गहराई के बीच में एक ऐसा क्षेत्र विकसित हो जाता है जो बिल्कुल गर्म प्लास्टिक की तरह व्यवहार करता है। इसको हम नाम देते हैं दुर्बल मंडल। मतलब इसकी 5% चट्टानें तो पिघल जाती हैं और बाकी पिघलने के करीब होती हैं, पिघलती नहीं है पूरी तरह। इसलिए अपन ने क्या लिखा, सेमी लिक्विड कंडीशन, आंशिक द्रव अवस्था बोला है अपन ने। ना तो ये द्रव लिखा अपन ने, ना ठोस लिखा, दोनों के बीच की अवस्था आ गया। अब इसको दुर्बल मंडल क्यों कहा गया, क्योंकि जब भूकंप की पी और एस तरंगें इसमें से निकलती है तो वो अपनी गति को सबसे कम कर जाती है। और मैंने आपसे बताया था कि पी और एस दोनों ही तरंगे जो है, जैसे जैसे घनत्व कम होगा तो उनकी गति भी कम हो जाए। अगर ये पूरी तरह तरल होता तो एस तरंग इसको पार नहीं कर पाती, एस तरंग इसमें से निकल रही है तो इसका मतलब ये तरल तो नहीं है, लेकिन गति दोनों की कम हो गई। तो इसलिए हमको पता लगा कि ये भाग आंशिक द्रव अवस्था में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है पृथ्वी का। आगे चल के जब हम भूकंप और ज्वालामुखी पढ़ेंगे उस समय आपको ये सबसे ज़्यादा काम आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दुर्बल मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहाँ का हिस्सा है, मेंटल परत के अंदर 100 से 400 किलोमीटर क्षेत्र का एक दुर्बल पैच है जो सेमी लिक्विड कंडीशन में मौजूद है। समझ आ गया? ये इसमें डायग्राम मेंशन कर देना आपके उसमें। सेकंड ग्रेड का जो आपका एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को फर्स्ट ग्रेड वाले भी देंगे, जो आरएस की तैयारी कर रहा है वो भी देगा। तो ये मैं सोच के मत देना कि हमारा सेकंड ग्रेड का लेवल जो है वो कम है। लेवल तो कम है, लेकिन लेवल को देने वाले जो लोग हैं उनका लेवल बहुत अच्छा है, उनसे आपको compete करना है। तो इसलिए आपको एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जो कोर्स में है वो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। समझ आ गया? तो ऊपरी मेंटल परत जो हमने यहाँ से यहाँ तक की थी 1000 किलोमीटर गहराई तक, ये वाली, इस परत के अंदर एक विशेष परत पाई गई जिसका नाम था ध्रुव। ये उसी परत का भाग है, बस उसकी जो संरचना है वो थोड़ी अलग हो गई, इसलिए हमने उसका अलग से नाम रख दिया एस्थेनोस्फीयर। समझ आ गया? क्लियर है? अब निको निचली मेंटल परत। तो इसमें लिखो, यह परत 1000 किलोमीटर की गहराई से 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। यह परत पूरी तरह ठोस अवस्था में है, पूरी तरह ठोस अवस्था में है। ठीक है? तथा इसका घनत्व, तथा इस परत का घनत्व ऊपरी मेंटल परत की अपेक्षा अधिक होता है। तथा इस परत का घनत्व ऊपरी मेंटल परत से अधिक होता है। तो ये नीचे की ये जो है ये लोअर मेंटल है, ये ऊपर वाली से ज़्यादा भारी है, क्योंकि अपन ने बताया था 3.5 से 8.5 है, तो नीचे वाले हिस्से में 8.5 के आसपास की डेंसिटी रहती है। ठीक है? आप इसमें नीचे नोट डाल के लिखो, गुटेनबर्ग असंबद्धता।
गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो लिखो एक संक्रमण परत, एक संक्रमण परत जो कि निचली मेंटल परत तथा कोर परत के मध्य, निचली मेंटल परत तथा कोर परत के मध्य 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। इसकी औसत मोटाई 1 से 2 किलोमीटर होती है। एक से 2 किलोमीटर होती है। इसकी खोज गुटेनबर्ग नामक विद्वान द्वारा की गई थी। इसकी खोज गुटेनबर्ग नामक विद्वान द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर ये जो लाइन है जिसमें ये कोर और ये मेंटल, इस लाइन को नाम दिया गया गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो अब इसमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसे पूछा पिछले सेकंड ग्रेड के अंदर कि मोह असंबद्धता और गुटेनबर्ग संबद्धता के बीच पृथ्वी की कौन सी परत पाई जाती है? तो मेंटल परत। अब जिसको ये नहीं पता, केवल क्रस्ट मेंटल कोर ध्यान है या सियाल सीमा नीफे ध्यान है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो ऊपर तो सबसे ऊपर यहाँ पर तो मोह असंबद्धता और नीचे गुटेनबर्ग और बीच में मेंटल एयर। ठीक है, तो ये आपकी मेंटल। अब तीसरी परत है कोर, ये वाला। नेक्स्ट है कोर लेयर। लिखो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, आंतरिक परत जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र, ब्रैकेट में लिखो 6371 किलोमीटर कि हमारे अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है यहाँ, तो यहाँ ये 2900 किलोमीटर और ये सेंटर पॉइंट, इसके बीच में तक पाई जाती है। केंद्र तक पाई जाती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी में सबसे मोटी परत कौन सी है, तो कोर परत सबसे मोटी है ना। तो लिखो यह पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। इसी कारण इस परत में पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कुल द्रव्यमान का 68% भाग अवस्थित है। टोटल जो हमारा जो मास है उसका 70% केवल इस परत में है।
और बाकी सारे में। तो ये क्वेश्चन आया कि किस परत में पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का सर्वाधिक भाग निहित है? कोर परत में। ठीक है, आगे लिखो। इस परत का घनत्व सर्वाधिक है, जो कि 8.5 से 13 GMCC तक देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग में यहाँ 8.5 है और सेंटर पे आते आते 13 GMCC हो जाता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व वाली परत भी यही है। तो इसका मतलब अपन ये देख रहे हैं, एक तो डेंसिटी के अंदर कि सतह से नीचे जैसे जा रहे हैं डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, घनत्व बढ़ रहा है। ऊपर 2.7 था और केंद्र तक आते थे कितनी हो गई? 13 GMCC सेंटर तक। ये क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन इफेक्ट ऑफ अर्थ। देखो अंदर कोर के अंदर का जो मैग्मा है ना, वो ऐसा मैग्मा है जिसको हम आज तक देखा नहीं। जैसे पदार्थ की 4 अवस्था होती है, बता सकते हो कौन कौन सी होती है? गैस, द्रव, ठोस और चौथी प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन सी अवस्था है? जो स्टार्स में होती है, तारों में, पृथ्वी पे नहीं है। तो हम उसको, उस प्लाज्मा को मैं आपको बता नहीं सकता है कैसा होता है, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से। तो ऐसे ही इस लेयर के अंदर जो मैग्मा है उसकी डेंसिटी अपनी जो ठोस चट्टान है ना उनसे भी ज़्यादा है। तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो शहद की तरह है या मैग्मा की तरह है या डामर की तरह है। कैसा है? वो एक अलग ही नेचर का है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दबाव के अंदर है, तो इसलिए उसका नेचर क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, तो इसलिए अब ये जो घनत्व बढ़ा है, ये क्यों बढ़ा है? हमारी पृथ्वी के घूमने से। पृथ्वी जब घूमती है तो उसका इफेक्ट ये होता है कि हल्के तत्व तो ऊपर जाएंगे और भारी तत्व नीचे बैठेंगे। जैसे अपने छाछ बनती है, तो छाछ बनाते हैं तो उसमें क्या होगा? हल्का हल्का घी जो है वो तो ऊपर आ जाता है और बाकी छाछ नीचे रह जाती है। तो जब भी कोई चीज़ अपने अक्ष पे घूमेगी तो उसमें ये स्वभाव आएगा कि धीरे धीरे हल्के हल्के तत्व तो छन छन के ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो सबसे हल्के तत्व तो ऊपर की परत में, उससे हल्के तत्व उसके नीचे की परत में, और केंद्र में सबसे भारी तत्व। तो यही सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूँ घूम रही यूँ, तो कोई भी चीज़ जब घूमेगी तो उसका तत्व तो पूरा अंदर घूमेगा। हाँ, तो इसलिए सारा मैटर घूम रहा है उसका, तो इसलिए सारा भारी तो नीचे बैठ रहा है और सारा हल्का ऊपर उठ रहा है। ये कब की बात है? ये उस समय बात है जब पृथ्वी तरल थी। फिर उसके बाद तो धीरे धीरे ठोस हो गई, तो भारी चीज़ नीचे, क्योंकि भारी तत्व थे तो वो जम गए और वो चट्टानें बन गई, तो वो उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, आगे लिखो। बिल्कुल डिफरेंस हो गया। अब देखो वही मैं बता रहा हूँ। अब देखो एडवर्ड स्वेज ने क्या नाम दिए थे? सियाल, सीमा, नीफे। एडवर्ड स्वेज के हिसाब से सियाल, सीमा तो क्रस्ट में आ गए, ठीक है, और ये परत कहलाती नीफे, सही है। लेकिन बीच की जो मेंटल परत है इसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया था, जो कि बहुत बड़ी परत है। तो इसलिए हम आजकल एडवर्ड स्वेज को काउंट नहीं करते। ठीक है, आगे लिखो। इस परत की चट्टानों में, इस परत की चट्टानों में निकिल तथा लौह तत्वों की अधिकता पाई जाती है। निकिल तथा लौह तत्वों की अधिकता पाई जाती है। इसी कारण इन चट्टानों को, इसी कारण इन चट्टानों को निफे चट्टानें, निफे आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। निफे आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। तो निफे का मतलब
आई फॉर निकिल और एफ ई फॉर फेरस, फेरस यानी लोहा, तो इसलिए इसको नाम क्या दिया, नीफे। तो हमारे 3 परतों में तो आपको 4 तरह की चट्टानें मिल गई, क्रस्ट में 2 मिली, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, वो इसके बाद की। अब ये जब चट्टानें टूटेंगी, टूटती फूटती हैं, तो इनके जो मिट्टी बिखरेगी उसको अपन क्या नाम देते हैं, अवसाद। अब वो अवसाद वापस से अगर जम जाए और ठोस हो जाए तो वो चट्टान क्या कहलाएगी, अवसादी, जो अवसाद से बनी। तो वो क्या होगा कि जैसे नदियाँ हैं, वो कंकड़ पत्थर मिट्टी ला रही है, वो कहाँ डाल रही है, समुद्र में। तो अब समुद्र के अंदर जो रेत है, कंकड़ पत्थर हैं, वो करोड़ों सालों में वापस जम के और एक नई चट्टान बना लेंगे। उस समय उस चट्टान को हम क्या नाम देंगे, अवसादी। जैसे आपके चूना पत्थर है, अपने जो कोटा स्टोन होता है ना, ये छत पे डालने वाली जो पट्टियाँ होती हैं ना, ये सब अवसादी चट्टानें होती हैं जो समुद्र में बनती हैं। समझ आ गया। और तीसरी चट्टान होती है कायांतरित, कि जो अपनी रूप बदल लेती है टेम्परेचर के कांटेक्ट में आके, कि जैसे चूना पत्थर है, अब वो अवसादी चट्टान है, अब वहाँ है बेटा, हाँ, पृथ्वी के अंदर कायांतरित तो मिलेंगी लेकिन अवसादी नहीं मिलेंगी, क्योंकि अवसादी किससे बनती है, नदियों से, हवा से, और वो सब कहाँ हैं, पृथ्वी के ऊपर हैं। तो इसलिए सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो हमेशा सतह के ऊपर मिलेंगी, नीचे की परतों में सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानें नहीं मिलेंगी, नीचे केवल आग्नेय और उनका कायांतरण रूप वो मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी 3 जो लेयर्स हैं, ये आपको अब इसमें आगे लिखो, कोर परत को पुनः 2 उप परतों में बांटा जाता है, पुनः 2 उप परतों में बांटा जाता है। नंबर फर्स्ट, ऊपरी कोर परत, ऊपरी कोर परत, और सेकंड आंतरिक कोर परत, अपर कोर एंड इनर कोर, ऊपरी कोर परत और आंतरिक कोर परत। अब इसमें इसके 2 हिस्से हो जाते हैं, अपर और इनर। ठीक है, इसमें फर्स्ट लिख लो ऊपरी कोर परत, अपर कोर लेयर। देखो यह परत 2900 किलोमीटर की गहराई से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई से आरंभ होकर 5350 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। 5350 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। ठीक है, 5350 तक। देखो इस परत की सबसे बड़ी विशेषता यह है, इस परत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह परत पूरी तरह तरल अवस्था में पाई जाती है, पूरी तरह तरल अवस्था। यह इस परत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह परत पूरी तरह तरल अवस्था में पाई जाती है। तरल अवस्था अंडरलाइन कर देना, इसका मतलब इसमें क्या है, मैग्मा है, ठोस चट्टानें नहीं है, जो कि ब्रैकेट में लिख लो, जो कि पृथ्वी की एकमात्र परत है, जो कि पृथ्वी की एकमात्र परत है। और पृथ्वी में कहीं पर भी कोई लेयर पूरी तरह लिक्विड फॉर्म में नहीं है।
केवल और केवल अपर कोर जो है यही लिक्विड फॉर्म के अंदर है। देखो यही कारण है कि इस परत में भूकंप की एस तरंगें प्रवेश नहीं कर सकती। भूकंप की एस तरंगें प्रवेश नहीं कर सकती। कल अपने बात की थी एस वेव्स कभी भी इसके अंदर लिक्विड में नहीं आएगी, तो इसलिए पूरे कोर परत में केवल एक ही तरंग निकलेगी, उसका नाम है पी। एस तरंग यहाँ पे जैसे ही ये लेयर आती है एस तरंग अपना रास्ता बदल देती है, और इसीलिए हमको ये पता लगा कि अंदर इतने घनत्व के बावजूद वो चीज़ क्या है, तरल अवस्था में। अगर एस तरंग का ये नेचर नहीं होता तो हम शायद इस परत को कभी भी आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते, क्योंकि इतनी गहराई पर है कि हमको पता ही नहीं है। केवल एस के स्वभाव के कारण ही, तो इसलिए बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एस तरंग किस परत में प्रवेश नहीं करती, तो मोटे रूप से कोर, क्योंकि आउटर कोर यही है चारों तरफ से, तो इनर कोर तक तो पहुंच नहीं सकती, तो इसलिए इसमें केवल और केवल एक तरंग चलेगी जिसका नाम है पी। क्लियर? तो कल बात करेंगे फिर। थैंक यू।